सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एनम फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि कम टाइम में आप लोगों का ज़्यादा रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीसीजी का जो टीका है वो कितने ml की खुराक दी जाती है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो बीसीजी का टीका है वो 0.05 ml की खुराक लगाई जाती है। और अगर पूछे कि कब लगाई जाती है तो एट बर्थ, जन्म के तुरंत बाद लगाई जाती है। और उसके बाद ये किस रूट में लगाई जाती है, ये इंट्राडर्मल लगाई जाती है। इंट्राडर्मल मतलब होता है 15 डिग्री के एंगल पर ये लगाया जाता है। और बाकी सारी वैक्सीन्स की बात करें तो कोई भी ऐसी लगभग वैक्सीन जितनी है सब लगाई जाती है 90 डिग्री एंगल पर, जिसको हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। लगभग वैक्सीन 90 डिग्री एंगल पर ही लगाई जाती है। बात करें सबक्यूटेनियस की तो MMR की जो वैक्सीन है, जिसको मीजल्स मम्स रूबेला कहते हैं, तो ये वैक्सीन 9 मंथ पे लगाई जाती है। और ये सबक्यूटेनियस मार्क मतलब 45 डिग्री पर लगाई जाती है। और जो सारी वैक्सीन है जो 15 डिग्री पे लगाई जाती है, मतलब जितने भी अगर किसी को कोई बीमारी हुई रहती है या फिर कुछ चीज़ों के चेक करने के लिए ये 15 डिग्री पर लगाया जाता है। बाकी सारे जितने भी वैक्सीन्स हैं तो चेक करने के लिए सामान्यतः लगाया जाता है, लेकिन बीसीजी का जो टीका है वो इंट्राडर्मल ही लगाया जाता है। बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बीसीजी का टीका ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः नवजात शिशुओं को हर 2 घंटे में माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए। अच्छा, जो माँ का दूध है वो जो फर्स्ट दूध आता है जब माँ, जैसे कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। और वो कोलेस्ट्रम मिल्क ज़रूर बच्चों को पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और अगर बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी है तो आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। और सामान्यतः अगर बात करें तो कितने कितने अंतराल पर मिल्क ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, तो वो है 2 घंटे के अंदर, मतलब 2-2 घंटे के बाद बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। अच्छा, 6 मंथ तक क्या करना चाहिए कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, बाकी और कुछ ऊपरी आहार नहीं देने चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। और 6 मंथ के बाद सप्लीमेंट्री आहार स्टार्ट करना चाहिए। IMCI नीति को कब लागू किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो IMCI जो नीति है वो 2003 में आया था। शिशु को पहली स्टूल को, मतलब जो शिशु का पहला स्टूल आता है उसको क्या कहते हैं, तो जो शिशु का पहला स्टूल आता है उसको मेकोनियम के नाम से जानते हैं। और बात करें कि अगर जब पहली बार जो कोई फीमेल जो होती है जब उसके अंदर मेंस आते हैं तो उसको मेनार्की कहते हैं। और जब वो मेनार्की बंद हो जाता है, मतलब जब 45 की एज में, 45 से 50 की एज में हो जाती है, तो जो बंद हो जाता है उसको मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। तो देखो, जो कुपोषण होता है ना वो मैरास्मस, मतलब कुपोषण कॉज करता है मैरास्मस को। मैरास्मस की होने का मुख्य कारण क्या होता है कि कुपोषण ही होता है। छोटी माता क्या है, तो छोटी माता एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। चौकोर आकार किसका होता है, तो जो अग्र फॉन्टेनले, फॉन्टेनले मतलब देखो क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 मंथ तक आप देखते होंगे कि वो उसकी खोपड़ी है, ये स्कल है, और यहाँ आगे के सामने ये अग्र फॉन्टेनले हो गया। और यहाँ पीछे की साइड जब वो बच्चा सांस लेता है तो यहाँ पे चीज़ें ऊपर उठती हैं और नीचे उठती हैं, नीचे जाती हैं और ऊपर उठती हैं, तो उसी को फॉन्टेनले कहते हैं। और वैसे सामान्यतः अगर लैंग्वेज की बात करें कि किस तरीके से बुकिश लैंग्वेज की बात करें, तो जो खाली स्थान होता है सूचर्स के मध्य में जो स्पेस होता है उसी को हम फॉन्टेनले कहते हैं। और अगर आप लोग समझने के लिए सोचें तो ये आप देखते होंगे ऊपर उठता है नीचे उठता है, यहाँ पे जो स्पेस रहता है जब बच्चा सांस लेता है, तो इसी को फॉन्टेनले कहते हैं। और ये किस आकार का होता है, तो ये चौकोर आकार का होता है, या फिर डायमंड शेप अगर लिखा है ऑप्शन में डायमंड शेप है तो भी आप लगा सकते हैं कि डायमंड शेप का भी होता है। वितीर्ण तालु क्या होता है, तो वितीर्ण जो तालु होता है एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है।
ये जन्मजात विसंगति होती है, मतलब जन्म से ही ये ऐसा रहता है, फिर इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। ORS क्या है? तो ORS का फुल फॉर्म की बात करें तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जब कोई व्यक्ति रिहाइड्रेट हो जाता है, निर्जलीकरण के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायरिया हुआ है, बार बार दस्त हो रहे हैं, तो उसमें ये पिलाया जाता है। विकास का अर्थ के अंगों या शरीर का बढ़ना है, तो विकास का अर्थ है, हाँ, तो कह रहा है कि विकास का अर्थ है शरीर के अंगों या शरीर का बढ़ना है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विकास का अर्थ होता है कि मानसिक विकास, शरीर और इस सब के बढ़ने से नहीं होता। ग्रोथ का अर्थ होता है शरीर के अंगों या इस सब का बढ़ना, मतलब कि विकास की जगह अगर ग्रोथ दिया रहता तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे विकास दिया है, तो विकास का मतलब ये सब नहीं होता, विकास को मापा नहीं जा सकता है। तो अभी मैं डेवलपमेंट और ग्रोथ को अच्छे तरीके से बताऊंगी, तो फिर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, तो किशोरावस्था बिल्कुल सही है कि ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। जन्म के 1 साल बाद शिशु का वजन दोगुना हो जाता है, बिल्कुल सही है। जन्म के समय अगर बात करें तो बच्चे का जो वजन होता है 2.5 से 3 केजी का होता है, एक स्वस्थ बच्चा माना जाता है। और जब वही शिशु जो होता है 1 साल का हो जाता है, तो ये लगभग 5 केजी से 5 से 6 केजी का हो जाता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू किया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बाल श्रम अधिनियम है वो 1986 में लागू किया गया था। नवजात शिशु की सामान्य लंबाई जो होती है वो 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। 30 से 40 सेंटीमीटर नहीं होती, पैफल की 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर उसकी कॉर्ड की बात करें तो जो नाभिनाल होता है वो कितने सेंटीमीटर का होता है, तो औसतन देखें तो 50 सेंटीमीटर का कॉर्ड सामान्य माना जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि 50 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 80 से 100 के बीच में है, तो उसको लॉन्ग कॉर्ड मानते हैं, और इससे बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो जो कॉर्ड होता है वो बच्चे के गले में लपेट लेता है। अगर बात करें कि 40 सेंटीमीटर से कम लंबाई है उसकी, तो कॉर्ड की, तो शॉर्ट कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉर्ड मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, नाभिनाल जिसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारू मदर केयर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जो मैं यहाँ रखी हूँ आप लोगों के लिए, और आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, मतलब मैं जो समझा रही हूँ उसके बाद आपको वीडियो को बंद करना है, फिर अपने मन से भी पढ़ना है ये नोट्स को, फिर आपको अपने दिमाग में रिवाइज करना है, ठीक है। मेरी वीडियो मान लो ये 20 मिनट की रहती है, लेकिन आपको कम से कम देखने में इसको 35 मिनट लगाना है, क्योंकि मैं जो भी बोलूँ फिर उसके बाद वीडियो को बंद करो, फिर उसके बाद अपने दिमाग से सोचो कि मुझे कितना याद हुआ, फिर उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। फिर अगर नहीं याद हुआ है फिर वीडियो को पीछे करो, क्योंकि जो भी चीज़ें पढ़ो ना, अब एग्ज़ाम आ गए हैं आपकी, अब ये नहीं है कि आप कूद कूद के पढ़ो, जो भी चीज़ें पढ़ो सटीक पढ़ो, जितनी चीज़ें याद हो जाए उतना पढ़ो, ठीक है। फालतू ये पढ़ लें वो पढ़ लें, ऐसा कर, ये किताब ख़त्म कर दें वो किताब ख़त्म कर दें, पता चला आप एग्ज़ाम में गए और आपको कुछ भी नहीं याद है। तो पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँ उसको आप दिमाग से अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए, अब इधर उधर दिमाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुनिए, फिर उसके बाद खुद अपने माइंड में रिवाइज करिए कि आपको कितना याद हुआ चीज़ें, फिर नोट्स को, ये जो नोट्स है इसको पढ़िए, फिर उसके बाद वीडियो को बंद करिए। तो इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो कंगारू मदर क्या होता है, तो कंगारू मदर जो होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। KMC के जरिए प्रीमेच्योर शिशुओं को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सकता है। इस तकनीकी में नवजात बगैर कपड़े के साथ मां के सीने पर कंगारू की तरह चिपकाया या लटाया जाता है, ताकि शिशु को मां के शरीर की गर्माहट मिल सके। इससे न्यूबॉर्न को गर्माहट मिलती है और टेम्परेचर का संतुलन बना रहता है। देखो ये जो कंगारू मदर केयर है ये कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अगर माँ नहीं अवेलेबल है तो कोई अदर मेंबर भी कंगारू मदर केयर दे सकता है। तो इसमें जैसे कि प्री मेच्योर बेबी, जैसे कि कोई बेबी होते हैं 8 मंथ पे ही हो जाते हैं तो वो प्री मेच्योर होते हैं, और कोई बेबी लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, जैसे कि उनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया रहता है लेकिन तब भी उनका वज़न बहुत कम होता है, तो उसमें भी कंगारू मदर केयर देना चाहिए, जिससे उनका वज़न जो होता है वो भी इससे बढ़ता है और वो मेच्योर हो जाते हैं।
सामान्य बनावट की देखभाल, तो सामान्य नवजात की देखभाल क्या होती है, तो ये क्वेश्चन है। तो ऐसे बच्चे जिनका जन्म 37 से 42 के अंदर हो जाता है, ऐसे बच्चों की देखभाल जो होती है वो घर पर माँ द्वारा या नर्स द्वारा की जाती है। सामान्य नवजात की देखभाल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये बात कर रहा है कि सामान्य नवजात की देखभाल क्या होती है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं सामान्य होते हैं, उनके अंदर कोई भी बीमारियां नहीं रहती है, जो आराम से डिलीवरी भी जिनकी हो गई रहती है। देखो, असामान्य बच्चे वो होते हैं जो कि 42 वीक के बाद हो तो वो पोस्ट टर्म बेबी कहलाते हैं, या फिर प्री टर्म बेबी जो कि 37 वीक से पहले बेबी हो जाते हैं, तो उनको ऐसे ही कंगारू मदर केयर वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बात कर रहा है सामान्य नवजात की, तो जो बच्चे आराम से आसानी से हो जाते हैं, अपने टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत होते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से देखभाल ज़रूरत होते हैं। क्या होता है कि रूम हीटर से रूम का टेम्परेचर गर्म बनाए रखना है। अच्छा, वो सामान्य भले ही है, लेकिन उनको भी जो बच्चे होते हैं, क्योंकि माँ के पेट में रहते हैं, तो वो एरिया उस तरीके के इन्वायरमेंट में वो अनुकूल रहते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तो बाहरी इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से रूम का टेम्परेचर वगैरह क्या करना है, मेंटेन रखना है, बॉडी मसाज करना है, और बच्चों की स्किन का भी केयर करना है। स्पंज बाथ या डीप बाथ शामिल करना है। स्पंज बाथ मतलब होता है कि ऐसे आप कपड़े को भिगा लें और उसके बाद बच्चे के बॉडी को ऐसे पोंछ दें। डीप बाथ मतलब होता है पूरा अच्छे तरीके से नहलाना। और बच्चों के अम्लाइकल कॉर्ड की केयर करना, बटक केयर बच्चों का करना। तो देखो, अम्लाइकल कॉर्ड पे कहीं कहीं पे ये प्रथाएं हैं कि सब लोग गोबर वगैरह लगाते हैं, तो इस सब से टिटनेस फैलने का डर रहता है, तो ऐसा सब नहीं करना है। कॉर्ड पे क्या करना है कि पाउडर जो होता है ये सब लगाना है, सूखा पाउडर वगैरह लगा सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीज़ें करनी है और हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। ऐसे नहीं कि चाहे जिस हाथ से, जैसे भी हाथ है आपका, मिट्टी वगैरह, मिट्टी में सने हुए हैं आप और बच्चे को जाकर छू दें, तो ऐसा सब थोड़ा इसे सबसे सावधानियां बरतनी हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण परिभाषा प्रकार का कारण। तो PEM, जिसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं, ये क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये हेल्थ प्रमोशन में भी पूछा जाता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य एवं पोषण समस्या है। इसकी पहचान क्वाशियरकोर और मैरास्मस से की जाती है। यह चक्रीय श्रृंखला है। इसे प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन PEM के नाम से भी या PCM के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः बच्चों को प्रभावित करता है। ये PEM जो होता है या फिर PCM कहें, तो ये जो क्या करता है कि बच्चों को प्रभावित करता है। इसकी कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है, तो पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त आहार ना ग्रहण करना। PEM का फुल, जैसे कि इसका मेन कारण ही यही होता है कि अच्छे तरीके से अगर आहार का सेवन नहीं हो रहा है, आप जो भी आहार ले रहे हैं उसमें ऊर्जा अच्छे तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, तभी प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने का मुख्य कारण यही रहता है। और ये सामान्यतः गरीब वर्ग में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति रहते हैं उनके बच्चे ज़्यादा इस रोग से पीड़ित होते हैं। और अगर बात करें तो अमीर वर्ग की, तो उसमें वैसे भी आसानी तरीके से उन्हें हर चीज़ खाने पीने के लिए जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा ही पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहते हैं, तो उनमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। और हमारा भारत जैसा देश जो कि काफ़ी गरीब देश में आता है, तो इसमें यहाँ पे ये समस्या बनी रहती है। और इसके कारण ये है कि परिवार का आकार बड़ा होना। जैसे अगर परिवार का आकार बड़ा होता है तो पर्याप्त रूप से खाना नहीं मिल पाता है सभी बच्चों को, तो इस वजह से ये होता है। स्तनपान ना कराना, ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने की वजह से भी ऐसा देखा जाता है। सांस्कृतिक प्रभाव, मतलब सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चों से भी व्रत रखवाया जा रहा है या फिर उन्हें किसी भी प्रकार की, जैसे कि मांस मछली है, ये सब खाने नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी होता है। और ऐसा नहीं है कि मांस मछली अगर नहीं खा रहे हैं तो फिर उनको प्रोटीन एनर्जी नहीं मिलेगा। देखिए, या फिर आप और अदर खाना भी खिलवाइए अच्छे तरीके से। तो अदर खाने भी नहीं खा रहे हैं वो अच्छे तरीके से, आप संस्कृति की वजह से व्रत रखवा रहे हैं बच्चों से, तो फिर ये होने के कारण हो सकते हैं।
प्रिवेंशन क्या होता है, तो प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव। तो रोग का शीघ्रता से पता लगाना तथा इसका उपचार करना। जल्द से जल्द क्या करना है कि पीईएम किस वजह से हो रहा है, आखिर क्या कारण है, सांस्कृतिक प्रभाव है या फिर फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी बड़ा है, इस वजह से किस वजह से हो रहा है पीईएम, इसका शीघ्र से पता लगाना है और उसका निवारण करना है। परिवार के आहार में वृद्धि करना है, जैसे कि जितना भी आहार आप कैलोरी दे रहे हैं अपने बच्चों को उससे ज़्यादा देना है। 2 प्रकार के रोगों इससे प्रकट होते हैं सामान्यतः, एक मैरास्मस होता है और एक क्वाशियरकोर होता है। तो मैरास्मस जो होता है उसमें क्या लक्षण देखते हैं, वजन जो होता है वो अत्यधिक कम हो जाता है, पेशीय छेड़ता आ जाती है और त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो मैरास्मस का ये मुख्य कारण होता है। क्वाशियरकोर क्या होता है, तो क्वाशियरकोर में वृद्धि में रुकावट होती है। देखो, जब प्रोटीन एनर्जी नहीं मिलेगा तो वृद्धि में जाहिर सी बात है कि रुकावट होगा ही, क्योंकि जब आपकी जो बॉडी है वही नहीं डेवलप, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कुछ भोजन मिल ही नहीं रहा है, तो आपका वृद्धि कैसे हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। संपूर्णतः शरीर, मुख्यतः पैर में एडिमा, मतलब जो शरीर होती है इसमें जो बच्चा रहता है ना काफ़ी फूला फूला नज़र आता है, जैसे सूजन आ जाती है। हाथ पैर में शून्यता, हाथ पैर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता और चिलोसिस हो जाता है। स्तनपान क्या होता है, स्तनपान की परिभाषा जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, तो 6 सप्ताह तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसे वो क्या होता है कि 6 सप्ताह नहीं है, सॉरी 6 माह तक है, मैं भी इसमें लिखा है तो वही बोल रही हूँ। तो ये 6 सप्ताह नहीं 6 मंथ है, 6 मंथ तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, इसे ही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। और जब 6 महीने बाद कुछ बच्चों को ऊपरी आहार देना स्टार्ट करती हैं सब लोग, तो उसको वीनिंग कहते हैं, ठीक है। और दूध में देखो इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई करवा रही है महिला तो इसके टाइम की भी बचत होती है, और कहीं पे अगर यात्रा कर रही हैं तो किसी भी एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी सस्ता होता है, किसी भी प्रकार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जान लो। माँ को आराम से माँ के दूध से बच्चे की जो भी दैनिक गतिविधि है और उसका पेट भी भर जाता है, किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह शिशु को संक्रमण से बचाता है और सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई भी पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर जब माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो बच्चे और माँ के प्रति काफ़ी लगाव महसूस होता है। इससे क्या होता है कि महिलाओं में ये एक गर्भ निरोधक का भी काम करता है। अगर कोई भी महिला ब्रेस्ट फीड करवाती है तो फिर उसको उसकी जो गर्भ निरोधन का भी एक प्राकृतिक रूप से करता है। और जैसे कि और क्या होता है, हाँ, मेंस जो होता है वो भी अगर कोई फीमेल ब्रेस्ट फीड करवाती है तो प्यूपेरियम के दौरान वो इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं आता है, काफ़ी टाइम तक अच्छा ये मेंस को भी रोकने का कार्य करता है। तो यही सब चीज़ें होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, और बच्चे को भी आसानी से पर्याप्त मात्रा में जितनी भी उसे ज़रूरत है वो क्वांटिटी अच्छे तरीके से मिल जाती है, और बच्चे के वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो यही सब इसके लाभ होते हैं। मासिक धर्म और प्रकार, स्वच्छता क्या है, तो मासिक धर्म क्या होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम कहते हैं, इसके टाइप्स की बात कर रहा है और इसमें क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। देखो, प्रत्येक स्त्री के प्रजनन काल में 26 से 28 दिनों के अंतराल पर गर्भाशय से श्लेष्मा तथा अन्य पदार्थों का मिश्रित रक्तस्राव होता है, जो कि 3 से 5 दिनों तक होता है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो होता है 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें से ब्लीडिंग होती है विजाइना के थ्रू, इसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आर्तस्राव के आरंभ होने के प्रथम दिन से दूसरे दिन के प्रारंभ होने के प्रथम दिन का जो समय होता है उसे ही आर्तव चक्र या फिर मेंस साइकिल कहते हैं, जिसकी जो अवधि होती है वो 25 दिन की होती है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिनके दौरान यूट्रस की एंडोमेट्रियम की संरचना में ओवेरियन हार्मोन्स के कारण परिवर्तन होते हैं। देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आने का यही कारण होता है।
जो ओवरी होता है ना वो ऐसी प्रक्रियाएं स्टार्ट करता है जैसे कि वो बच्चे के लिए एक ओवरी का निर्माण करता है। फिर उसके बाद वो उस ओवरी का वो उसको ये लगता है कि अब स्पर्म आएगा, इसमें ओवरी में कंडक्ट होगा, उसके बाद डिलीवरी होगी। तो क्या होता है कि जब स्पर्म नहीं जाता है अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कोई हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, कोई हमेशा प्रेग्नेंट होगा। तो अगर जब स्पर्म नहीं जाता है अंदर तो फिर वो क्या होते हैं कि वो 4-5 दिन के बाद वो चीज़ें फटने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। तो वही जो प्रक्रियाएं स्टार्ट रहती हैं एक बच्चे के सरवाइव करने के लिए, वो चीज़ें जब झड़ झड़ के मतलब वो सब डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, तो वही वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के रूप में आती है। उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसकी कुछ फेजेस होते हैं, मतलब टाइप्स हैं, वो टाइप्स आप लोग देख लीजिए। तो पहला फेज है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा है सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज क्या होता है कि इसमें सिक्रेशन होता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, तो ये 4 प्रकार होते हैं इसके। ये देखो सॉल्ट टाइप में आया हुआ है, तो सॉल्ट टाइप में आपको बस इसके अब ये नहीं लिखना है कि प्रोलिफरेटिव के अंतर्गत क्या आता है, सिक्रेटरी के अंतर्गत क्या आता है। अगर ये सॉल्ट टाइप में पूछा है तो बस आपको टाइप्स लिख के छोड़ देनी है। और अगर यही बात करता है कि लॉन्ग टाइप में पूछने के लिए, तो फिर इसके अंतर्गत भी आपको लिखना है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख सकते हैं। स्वच्छता क्या करनी है, स्वच्छता यही करना है कि डेली नहाना है, 6 आवर के अंदर चेंज करना है, और उसके बाद यही सब स्वच्छता रखनी है। तो ये रहा आज का वीडियो, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको लोग भी काफ़ी लंबी वीडियो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और ये 15 दिन में मैं सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग करवाने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा।